नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 17 नवंबर की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनावी राज्यों में लहर किसकी दिख रही है? मोदी आगे हैं या राहुल अभी भी रेस में हैं? नरेंद्र मोदी ने आज ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की महिला वोटर्स फिक्स हो गई? प्रधानमंत्री ने कितने लाख फर्स्ट टाइम वोटर से आज ही 17 नवंबर का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया? कितने परसेंट आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में कर लिया? कितने परसेंट गरीब, किसान, मिडिल क्लास वोटर्स को डायरेक्ट मैसेज भेज दिया? प्रधानमंत्री ने आज ऐसा क्या किया कि राहुल बोलने लगे, मोदी तो मुझे दिन रात कोसते रहते? मोदी की किस बात से प्रियंका गांधी को इतनी मिर्ची लग गई कि वो अपनी चुनावी सभा में तेरे नाम फिल्म का डायलॉग बोलने लगी? मोदी ने ऐसा कौन सा बटन दबाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी को यह कहने लगे कि पीएम का काम करो, चुनाव प्रचार पर ध्यान कम दो? क्या विरोधी खेमे को एहसास हो गया है कि 2023 के सारे चुनावी राज्यों में बस मोदी की ही चर्चा है? अगर हां, तो ऐसा क्यों है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने चुनावी राज्यों की दशा और दिशा तय कर दी है। प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा मंत्र दिया है, किन 4 स्तंभों का जिक्र किया है, किस वोट बैंक को सीधे सीधे मैसेज डिलीवर किया है? वोटिंग से ठीक पहले मोदी ने महिलाओं को क्या मैसेज भेजा है? कौन सा पॉलिटिकल कैलकुलेशन कर लिया है? पहला अमृत स्तंभ, भारत की हमारी महिलाएं। मोदी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के किसानों से क्या कहा है? वोटिंग से पहले किसानों को कौन सा हिंट दिया है? दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन। मोदी ने युवाओं की बात क्यों की है? यंग वोटर्स के दिमाग में कौन सी बात फिट की है? तीसरा अमृत स्तंभ, भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति। मोदी ने सीधे गरीबों को एड्रेस क्यों किया है? चुनावी राज्यों में डायरेक्टली मिडिल क्लास के वोट को टारगेट कैसे किया है? चौथा अमृत स्तंभ, भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। और सबसे बड़ी बात, मोदी थे तो झारखंड में, चुनावी राज्यों से दूर, लेकिन झारखंड में रहते हुए भी मोदी ने वोटिंग वाले 4 राज्यों के आदिवासी समाज का वोट जोड़ लिया है। मोदी ने यह कैसे मुमकिन किया है? आज हम आपको मोदी की यह पूरी स्ट्रेटजी विस्तार से समझाएंगे और इसके लिए पहले एक एक करके कुछ डेटा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात महिलाओं की करते हैं। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 72 लाख महिला वोटर्स हैं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 2 लाख महिला वोटर्स हैं। राजस्थान में 2 करोड़ 51 लाख महिला वोटर्स हैं, जबकि तेलंगाना में 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। 14 हो या 19, मोदी के पास साइलेंट वोटर्स के तौर पर महिला वोटर्स का एक ऐसा फोर्स है जो हर चुनाव में गेम चेंजर साबित होता है। और इंदौर में मोदी के रोड शो में जिस तरह महिलाओं की भीड़ जुटी, जिस तरह का रिसेप्शन मोदी को मिला, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि एमपी की महिलाओं के दिल में क्या है। पूरा देश आज भाई दूज का त्योहार मना रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं राजस्थान की अपनी बहनों के बीच आया हूं। पूरा राजस्थान कह रहा है, जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो
कांग्रेस का डिब्बा गुल है। अब राजस्थान की बारी है। कांग्रेस साफ हो जाएगी ना? पोलिंग बूथ में साफ होगी कि नहीं होगी? अगर साफ करने का मजा तो तब आता है जब पोलिंग बूथ में साफ करें। हमारी माताएं बहनें दिवाली में जब घर की सफाई करती है ना, तो वो कमरे ऊपर ऊपर से सफाई नहीं करती है, कोने कोने में जाकर के सफाई कर देती है। वैसी सफाई होनी चाहिए। हमें माताओं बहनों से सीखना है कि सफाई कैसे होती है। सीखोगे? शर्माओगे नहीं ना? इसी तरह जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां के फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो कुल 60 लाख युवा वोटर्स पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स मध्य प्रदेश में हैं, 18 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स छत्तीसगढ़ में हैं, 13 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स राजस्थान में हैं, जबकि 9 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स तेलंगाना में हैं। प्रधानमंत्री के पास M+Y यानी महिला प्लस यूथ की ताकत तो है ही, मगर अब इसमें उन्होंने किसान, गरीब और मिडिल क्लास को भी जोड़ लिया है। और ये कैसे चुनावी राज्यों का पूरा समीकरण बदल कर रख देंगे, इसे 2019 के एग्जाम्पल से समझिए। 19 के चुनाव में 43% गरीबों और 43% लोअर मिडिल क्लास के लोगों ने एनडीए को वोट दिया था। मिडिल क्लास के 46% लोगों ने एनडीए को चुना था और अमीर वर्ग के 51% लोगों ने एनडीए को वोट दिया था। इस डेटा को और गहराई से डिकोड करने पर पता चलता है कि 19 में अपर कास्ट के 57% गरीबों की पसंद एनडीए थी, अपर कास्ट के 58% लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों की पसंद एनडीए थी। इसी तरह ओबीसी के 56% गरीबों ने एनडीए को चुना, ओबीसी के 52% लोअर मिडिल क्लास ने एनडीए को वोट दिया, जबकि ओबीसी के 54% मिडिल क्लास वोटर की पसंद एनडीए ही थी। करीब करीब यही पैटर्न एससी और एसटी वोटर्स में भी 2019 के चुनाव में दिखा। मोदी अब इसी डेटा को 23 के चुनाव में दोहराना चाहते हैं, नंबर्स में इजाफा करना चाहते हैं। इसीलिए वो इस वोट बैंक के बीच जाकर चुनाव वाले राज्यों में मैसेज पहुंचा रहे हैं। मोदी ने गरीबों का नमक खाया है, ये बता रहे हैं। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर वो कर्ज चुकाने आया हूं। हर रुकावट को ये आपका भाई ऐसे ही दूर करता रहेगा। आपका भाई आपकी मुसीबतों की मुक्ति के लिए जी जान से जुटा रहेगा। मोदी जब पब्लिक के बीच होते हैं तो ऐसे ही महिलाओं, युवाओं, गरीबों और मिडिल क्लास की बात नहीं करते। उसके पीछे मोदी का होमवर्क होता है, अपना खुद का सियासी कैलकुलेशन होता है। और झारखंड में रहते हुए मोदी ने यह कैलकुलेशन एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के वोटर्स को अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं आज एक अमृत मंत्र आपके सामने रख रहा हूं और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृत काल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है, तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया,
अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। मोदी पब्लिक का सेंटिमेंट पकड़कर चल रहे हैं। 17 नवंबर की वोटिंग से पहले ट्विटर पर मध्य प्रदेश वालों को भी मैसेज भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सेकंड राउंड की वोटिंग से पहले उन्हें भी समझा रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे चुनना है, किससे सावधान रहना है। दूसरी ओर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अध्यक्ष चुनावी सभाओं में मोदी को ताना मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी कामधाम छोड़कर गली गली घूम रहे हैं। मोदी जी तो इतना टूर कर रहे हैं, शायद वो खुद ही एमएलए कैंडिडेट दिख रहे हैं। अरे भाई, इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तुमको भेजा है और तुम प्रधानमंत्री हो। वो सब छोड़ के हर गली गली फिर रहे, कहीं रास्ते पे रैली निकाल रहे, कहीं छोटे मोटे गांव में जाके भी भाषण कर रहे हैं। पहले तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, यानी आपको जो काम दिया गया है, वो ठीक करो। स्वागत करेंगे प्रियंका गांधी जी का। प्रियंका मध्य प्रदेश पहुंचती हैं तो वो भी सियासी ताने ही मारती हैं। तेरे नाम फिल्म वाली कहानी सुनाती हैं, उसे मोदी से जोड़ देती हैं और कांग्रेस की तरफ से मोदी को दी जा रही गाली पर अजीबोगरीब लॉजिक देने लगती हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम। उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। ये है हालात।
लेकिन लगता है कि प्रियंका ने इंदौर में मोदी का रोड शो नहीं देखा। घर की छतों पर, सड़कों पर, बालकनी में खिड़कियों से झांकते हुए मोदी की एक झलक निहारती पब्लिक का सेंटिमेंट नहीं समझा। अगर उन्होंने ये तस्वीरें देखी होती तो उन्हें मोदी को इतनी आसानी से हरा देने की गलतफहमी न होती। करीब करीब यही सेंटिमेंट हर राज्य में दिख रहा है, फिर चाहे राजस्थान ही क्यों न हो। तो हमारे गहलोत साहब मुझे ही कोस रहे हैं। अब ये लोग चाहे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिन्होंने लूटा है उनको जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? उनका हिसाब पक्का होगा कि नहीं होगा? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है ना, तो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? ये मोदी की आपको गारंटी है, जो आपने कहा है वो मोदी करके रहेगा। कांग्रेस कहती है कि वो मध्य प्रदेश जीत रही है। कांग्रेस की तरफ से दावे तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर भी हो रहे हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का राउंड 2 है। एमपी के एक डेटा से आपको एक हिंट हर चुनावी राज्य का मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी 58 सीटों पर पूरी तरह से सेफ दिख रही है, जहां उसे पिछले 3 विधानसभा चुनावों में जीत मिली है। इसी तरह एमपी में 21 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 विधानसभा चुनावों में से 2 में बीजेपी को जीत मिली है और वो सेफ है। रही बात कांग्रेस की कि उसके लिए एमपी में सिर्फ 10 सीटें ऐसी हैं जहां वो फिलहाल सेफ दिख रही है, यानी इन सीटों पर पिछले 3 चुनावों में उसे जीत मिली है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में से 2 चुनाव की ऐसी 21 सीटें हैं जहां कांग्रेस 2 बार जीती है और यहां वो सेफ दिख रही है। राजस्थान में चुनाव अभी दूर है, मगर मोदी ने राजस्थान पहुंचकर पब्लिक के बीच से जो मैसेज दिया है वो एमपी और छत्तीसगढ़ के वोटर्स का मूड स्विंग कर सकता है, कई सीटों पर सीधा इंपैक्ट कर सकता है और इसमें सबसे अहम रोल प्ले करेगा मोदी का करप्शन के मुद्दे पर लगातार हर बार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप और कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम पर लगाए गए आरोप। लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको 2 सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ? ये लाल डायरी है क्या? ये लाल डायरी किसकी है? ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है। पूछोगे? हर कांग्रेस वाले घर घर आए तो पूछोगे? आप तो देखे होंगे कि कुछ लोग जब ऐसे मैदान में उतरते तो कभी के बात करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या लगता है चुनाव में? तो बोले देखो मेहनत तो करता हूं, आखिर तो लक पे है। क्या कहते हैं? लक पर है। लक की बात करते हैं, नसीब कहते कि नहीं कहते? भाई मैं करीब एग्जाम देकर के आया, अब तो बाकी तो लक पर है, कितने मार्क आएंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। अब वो लक की बात नहीं करते, उनको चिंता है कहीं लॉकर न खुल जाए और कहीं मोदी की नजर न पड़ जाए। लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। यहां राजस्थान में भी लॉकर से रुपयों का ढेर, और खाली रुपये नहीं,
ढेर सारा सोना, किलो किलो के हिसाब से सोना। आपको विश्वास है ना, सोना वो आलू वाला सोना नहीं है, ये चोरी किया हुआ सोना है, आलू वाला सोना नहीं है। वरना तो जाकर के लिखवा देंगे ये तो हमने आलू से बनाया हुआ सोना रखा था। मुझे बताइए, ये लूट वो करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको सजा देने का मौका मिला है, सबसे पहले सजा देने का मौका आपको मिला है। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। ये शब्द याद कीजिए, कुछ घंटों पहले ही मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस के एक नेता को महामूर्ख कहा था। अब पता नहीं राहुल को कैसे अंदाजा हो गया या उन्होंने खुद ही इस बात का अनुमान लगा लिया कि मोदी ने इन शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया था। फिर क्या था, राहुल जैसे ही छत्तीसगढ़ में माइक पर आए विक्टिम कार्ड खेलने लगे और वही अडानी वाला टेप ऑन करके बैठ गए। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो, जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हां भैया गाली दे रहा है और अच्छा काम कर रहा हूं और अच्छा काम होगा। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं। वैसे राहुल ये काम अकेले नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के सारे नेताओं ने अब खुद ही अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि मोदी जिन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो राहुल के लिए ही है। भूपेश बघेल को भी अब ऐसा ही लगने लगा है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जनता को गाली दी, हमारे नेता को उन्होंने गाली दी और मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं। और ये अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का ही अहंकार कहाँ टिकेगा? वो प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग तो बहुत छोटे मोटे व्यक्ति हैं, उनके सामने में तो हमारी हैसियत क्या है। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उससे उसका अहंकार झलकता है। और मैंने पहले ही कहा कि रावण का अहंकार नहीं रहा तो इनका अहंकार कहाँ टिकेगा? ये बता रहा है कि अब वो उसके लोकप्रियता ढलान पे है और इस कारण से लगातार सभी विधानसभाओं में जो पिछड़ते जा रहे हैं उसके कारण जो बौखलाहट है, अब बौखलाहट के कारण से इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। राहुल पिछले कई दिनों से ओबीसी और आदिवासी वाला कार्ड भी खेल रहे हैं। जब से चुनावी सभाओं की शुरुआत की है, हर जगह ओबीसी ओबीसी या आदिवासी आदिवासी कर रहे हैं और ऐसा करके मोदी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मोदी के विरोधी ये भूल जाते हैं कि वो जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं मोदी पहले ही उसकी काट तैयार रखते हैं। मोदी का झारखंड पहुंचना, सीधे आदिवासियों के बीच जाना कोई संयोग नहीं है। इसमें एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है जो चुनावी राज्यों में इंपैक्ट करेगी। मोदी ने 24 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड साधने की कवायद भी कर दी है। भगवान बिरसा मुंडा के सहारे आदिवासी वोटों का गणित भी साध लिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता का ताज तय करने में आदिवासी मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में 31, छत्तीसगढ़ में 34, राजस्थान में 17 और तेलंगाना में 9% आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जो कुल सदस्य संख्या की 1/3 पहुंचती हैं। पिछली बार इन 29 में से बीजेपी महज 4 सीटें ही जीत पाई थीं। मध्य प्रदेश की 230 में से 47 और राजस्थान की 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं।
कांग्रेस को 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 में से 30 और राजस्थान की 25 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी की कोशिश अब छिटके आदिवासी मतदाताओं को फिर से अपने साथ लाने की है और मोदी का झारखंड में रोड शो करना आदिवासियों से जुड़ने का मकसद ही यही है। 23 में भी फायदा हो और 24 में भी फायदा हो। दशकों तक हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही। सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। दुर्भाग्य से आज भी बहुत से राज्यों में कई गरीब हैं जिनके पास योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई ऐसे भी गरीब हैं जो योजनाओं का लाभ लेने के लिए भाग दौड़ करने में सक्षम नहीं है। आखिर कब तक हम उन्हें उनके हाल पर छोड़े रहेंगे? इजरायली सेना हमास के सबसे बड़े हेडक्वार्टर से बस चंद दूरी पर है। आईडीएफ हमास के सबसे बड़े शेल्टर बने शिफा हॉस्पिटल में घुस गई है। इजरायली सेना यहां पर छिपे हमास आतंकियों को खोज खोज कर मार रही है। इजरायल ने हमास आतंकियों को सरेंडर करने को कहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हमास के टॉप कमांडर हथियार डालेंगे या मारे जाएंगे। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। आखिर इजरायल गाजा के अस्पतालों पर हमला क्यों कर रहा है? क्या हमास की वजह से गाजा के अस्पताल कब्रगाह बन रहे हैं? क्या गाजा के अस्पताल में मरीजों के वेश में हमास आतंकी छिपे? क्या अस्पतालों के ईंधन का इस्तेमाल हमास अपने रॉकेट चलाने में कर रहा है? नॉर्थ गाजा को घेरने के बाद अब इजरायली सेना अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुस गई है। आईडीएफ का दावा है कि इसी हॉस्पिटल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। इजरायल ने हमास से सरेंडर करने को कहा है। अल शिफा हॉस्पिटल का ये सबसे ताजा वीडियो है। इसमें गोलीबारी की आवाज को साफ सुना जा सकता है। इससे यह भी साफ है कि हमास के आतंकी अस्पताल में छिपे थे। बताया जा रहा है कि हमास के आतंकी हॉस्पिटल में मरीज और स्टाफ के वेश में छिपे हैं। ऐसे में आईडीएफ हॉस्पिटल के हर रूम में जाकर वहां भर्ती मरीजों और स्टाफ से पूछताछ कर रही है। इस वीडियो में अल शिफा अस्पताल के पास बड़ी संख्या में इजरायली सेना के टैंक और पैदल सैनिक देखे जा सकते हैं। इस दौरान आईडीएफ के जवान लगातार हमास के ठिकानों पर तोप के गोलों के साथ ही गोलीबारी कर रहे हैं। इजरायली सेना ने इस दौरान हॉस्पिटल के पास बड़ी संख्या में हथियार मिलने का दावा किया है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये किस तरह के हथियार हैं। इजरायली सेना अल शिफा के आसपास मौजूद हमास आतंकियों को खोज कर मार रही है। वहीं गाजा पट्टी हॉस्पिटल के महानिदेशक मोहम्मद जकाउत ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने शिफा अस्पताल पर हमला किया और अस्पताल के तहखाने में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें यहां कुछ भी नहीं मिला।
अब वो सभी मंजिलों पर जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। गाजा सिटी में अल शिफा अस्पताल सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है। अस्पताल 6 मंजिला बिल्डिंगों का एक समूह है। इसमें 600 से 900 बेड और हजारों कर्मचारी थे। युद्ध से पहले इस अस्पताल में MRI स्कैन, डायलिसिस जैसी कई प्रकार की सर्विस दी जाती थी। यह सुविधा गाजा के अन्य अस्पतालों में कहीं नहीं है। इजराइल धीरे धीरे अस्पताल को बंद कर रहा है और उसने कहा कि आज की कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि हमास इसे कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इजराइल का आरोप है कि हमास ने अस्पताल के नीचे बंकरों और सुरंगों में अपना हेडक्वार्टर बनाया है। हमास इस अस्पताल में मौजूद मरीजों और कर्मचारियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह से गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज और आम लोग फंस गए। उधर WHO ने कहा है कि जिस तरह से अस्पताल के अंदर और बाहर शवों का ढेर लगा है, अस्पताल कब्रगाह की तरह बनता जा रहा है। UN ने कहा कि बिजली नहीं होने की वजह से दर्जनों प्री मैच्योर बच्चों और किडनी मरीजों का इलाज रुक गया है। वहीं इजराइल ने कहा है कि वो अस्पताल में इंक्यूबेटर पहुंचा रहा है। समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को डॉक्टर इंक्यूबेटर में रखते हैं। इजरायली सेना ने इन अस्पतालों को खाली करने की अपील की है। हालांकि शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अगर वे इस जगह को छोड़ देंगे तो लगभग 700 मरीज मर जाएंगे। शिफा अस्पताल में 39 प्रीमेच्योर बच्चे भर्ती हैं। इनमें से 3 बच्चों की मौत अस्पताल में ईंधन खत्म होने की वजह से हो गई है। 36 प्रीमेच्योर बच्चों की हालत भी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल का कहना है उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इजराइल का कहना है कि शिफा अस्पताल से हमास अपने आतंकियों को कंट्रोल कर रहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने भी शिफा अस्पताल में ऑपरेशन की बात मानी है। Based on intelligence information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa hospital. The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. The IDF forces include medical teams and Arabic speakers who have undergone specified training to prepare for this complex and sensitive environment, with the intent that no harm is caused to the civilians being used by Hamas as human shields. In recent weeks, the IDF has publicly warned time and again that Hamas's continued military use of Shifa Hospital jeopardizes its protected status under the international law. We also gave ample time to stop this unlawful abuse of the hospital. The IDF has also facilitated wide-scale evacuation of the hospital and maintained regular dialogue with hospital authorities. गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि अस्पताल के अंदर 2300 लोग मौजूद हैं। इनमें 650 मरीज, 200 से 500 तक स्टाफ और लगभग 1500 लोग वे हैं जिन्होंने बमबारी की वजह से यहां शरण ले रखी है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना की घुसपैठ की निंदा की और तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का आह्वान किया। वहीं इजरायली सेना का मानना है कि ऑपरेशन शोर्ड ऑफ आयरन तभी कामयाब होगा जब हमास पूरी तरह खत्म हो जाए और इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है अल शिफा अस्पताल। इजरायली सेना का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर ही हमास का कमांड सेंटर है। साथ ही 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले को यहीं से अंजाम दिया गया था। अस्पताल के नीचे हमास का बहुत बड़ा टनल नेटवर्क है। अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का मिलिट्री हेडक्वार्टर है। यहीं पर हमास का इंटेलिजेंस, वायु रक्षा मुख्यालय और पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफिस है। आतंकी संगठन का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर भी यहीं है। इसके अलावा यहीं पर वेपन फैक्ट्री, गोदाम, कमांड सेंटर, कमांडरों का ऑफिस और दूसरे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है। 7 अक्टूबर के हमले की योजना भी यहीं से बनाई गई थी, जिसमें लगभग 1200 नागरिक मारे गए थे और 240 से अधिक को किडनैप कर लिया गया। यही वजह है कि हमास मासूमों को आगे कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल को पता है कि वो पीछे हटा
तो आतंकी संगठन को फिर से मजबूत होने का मौका मिल जाएगा। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की वजह से अब तक 12,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल के हमले में अब तक 11,180 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है, जिनमें से 8,000 बच्चे और महिलाएं हैं। युद्ध में 28,000 से अधिक लोग घायल हैं, जबकि 2700 लोग अभी भी लापता हैं। उधर 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी। इजराइल ने पूरे अस्पताल की नाकेबंदी कर दी है। हमास के आतंकी फंस गए हैं, उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने मासूमों को ढाल बनाना शुरू कर दिया है। अस्पताल में हजारों फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। फ्यूल की कमी की वजह से अस्पताल बंद है। आईसीयू में एडमिट कई मरीजों की मौत हो गई है। उधर मानवीय आधार पर इजरायली सेना ने शिफा अस्पताल को 300 लीटर फ्यूल देने की पेशकश की। गैलन में ईंधन भरकर अस्पताल के बाहर भी रखा गया, लेकिन शिफा अस्पताल ने फ्यूल लेने से इनकार कर दिया। हमास स्वास्थ्य मंत्रालय के सीईओ ने अस्पताल के अंदर ईंधन जाने से रोक दिया। अस्पताल का कहना है कि फ्यूल देकर इजराइल की सेना प्रोपेगेंडा की कोशिश कर रही है। इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। उनका दावा है कि वीडियो इस बात का सबूत है कि हमास ने गाजा में अस्पतालों को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। यह वीडियो रंतीसी चिल्ड्रन अस्पताल का है। इसके बेसमेंट में हमास के हथियार को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इजरायली सेना ने बताया कि बंधकों को इसे अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में रखा गया है। यानी एक तरफ हमास अस्पतालों पर इजराइल के हमले को युद्ध अपराध साबित करने में जुटा है। इजराइल लगातार कार्रवाई कर अस्पतालों के नीचे हमास की सुरंगों और उनके हथियारों के वीडियो सबूत जारी कर रहा है। I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against.